रिसाइकलिंग, मिनरल रिसाइकलिंग या न्यूट्रिएंट साइकिलिंग जैसे हम लोग कहते हैं। देखिए न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो भी न्यूट्रिएंट बेटा हमारी इस अर्थ के अंदर है वो ज्यादातर अर्थ क्रस्ट में होता है। किस फॉर्म में है? वो अर्थ क्रस्ट के अंदर है, और अर्थ क्रस्ट में वो रिजर्वायर पूल के तौर पे प्रेजेंट है। किसके तौर पे प्रेजेंट है? रिजर्वायर पूल के तौर पे प्रेजेंट है। तो उसी अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल हमारे रिजर्वायर के तौर पे प्रेजेंट थे, उन्हीं में से कुछ न्यूट्रिएंट्स को या मिनरल्स को साइक्लिंग पूल के अंदर भेज दिया जाता है। मैंने क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूं कि जो आपकी अर्थ क्रस्ट है, उस अर्थ क्रस्ट में आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब रिजर्वायर के तौर पे प्रेजेंट हैं, या उसे हम लोग रिजर्वायर पूल कह देते हैं। और इसी रिजर्वायर पूल से न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके अंदर? साइक्लिंग पूल के अंदर। साइक्लिंग पूल के अंदर बेटा, अब साइक्लिंग पूल के अंदर क्या होता है? जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दो चीजों के बीच में एक्सचेंज हो रहे हैं बार बार। मतलब किस किस के बीच में? बायोटिक और एबायोटिक, जो हमारे इस अर्थ में कंपोनेंट हैं, उस दोनों के बीच में ये रिसाइकल होते रहते हैं। इसी चीज को हम लोग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कहते हैं या बायोजियोकेमिकल साइकिल कह देते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स ना तो बाहर से ऐड किए जा रहे हैं और ना ही वो कहीं पे लॉस्ट हो रहे। वो क्या करे जा रहे हैं? रिसाइकल कर दिए जा रहे हैं। रिसाइकल किसके बीच में करे जा रहे हैं? हमारे जो इकोसिस्टम या बायोस्फीयर के अंदर कंपोनेंट थे उनके बीच में इन्हें क्या किया जा रहा है? एक्सचेंज किया जा रहा है। इन्हें क्या किया जा रहा है? एक्सचेंज किया जा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये तो रही बात बायोजियोकेमिकल साइकिल की। अब हमने थोड़े दिन पहले एक टर्म पढ़ा था जिसे कहा था हमने स्टैंडिंग क्रॉप, जिसे हमने कहा था स्टैंडिंग क्रॉप। आज एक टर्म पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। अब इन दोनों बातों में डिफरेंस क्या है? देखिए ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है दोनों, और बहुत छुपी हुई रहती है। ये बच्चे इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन नीट में ऐसी जगहों से बड़े क्वेश्चन बनते हैं जो बच्चे, जैसे मोटे मोटे टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो आपको क्या लगेगा इकोलॉजिकल सक्सेशन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो हम लोग इसको टॉपिक को ज्यादा अच्छे से पढ़ें। लेकिन आप क्या करेंगे? ऐसी छोटी डेफिनेशन जो किसी पैराग्राफ की स्टार्टिंग में या इंट्रोडक्शन या लास्ट में दी हो, आप उन्हें इग्नोर कर देते हैं। इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो अब इन दोनों वर्ड के बीच में मतलब क्या समझिएगा। देखिए स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल में कितना बायोमास या लिविंग मैटर प्रेजेंट है। मैंने क्या बोला? किसी एक ट्रॉपिक लेवल में कितना बायोमास और लिविंग मैटर प्रेजेंट है, वो उसकी स्टैंडिंग क्रॉप होती है। और स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है? अर्थ में या सॉइल में एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने मिनरल या न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, वो उसकी स्टैंडिंग स्टेट है। मतलब कहने का ये है कि जो हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनको लेके तो हम स्टैंडिंग स्टेट बताते हैं, और जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उसकी अगर सिंथेसिस की बात करेंगे तो वो स्टैंडिंग क्रॉप में आ जाएगी। ये इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस है। तो मैंने बताया एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना बायोमास सिंथेसाइज किया जा रहा है, कितना ऑर्गेनिक मैटर तैयार किया जा रहा है, वो तो है स्टैंडिंग क्रॉप। और किसी सॉइल में एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने न्यूट्रिएंट या मिनरल प्रेजेंट है, वो उसकी स्टैंडिंग स्टेट है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? फर्स्ट वन इज कंसर्न विद ऑर्गेनिक मैटर, सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक मैटर। दोनों में डिफरेंस है। तो यही डेफिनेशन सबसे पहली दी गई है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ? अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट कौन से? कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, उसके अलावा भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है हमारे अंदर, मतलब सॉइल के अंदर प्रेजेंट इन सॉइल इन अ गिवन टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट। एक पर्टिकुलर टाइम पे सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडिंग स्टेट कह देते हैं। और दूसरी बात यहाँ पे की जा रही है क्या, कि जो हमारे ये स्टैंडिंग स्टेट है या न्यूट्रिएंट की कंपोजिशन है सॉइल के अंदर, ये वेरी कर जाती है डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम में, और सीजनल बेसिस के ऊपर भी ये वेरी करती है। दूसरी बात यहाँ पे की गई है कि कभी भी इकोसिस्टम के अंदर से कोई न्यूट्रिएंट कभी लॉस्ट
नहीं होता, बस वो रिसाइकल होता रहता है अगेन एंड अगेन बिटवीन द कंपोनेंट्स बायोटिक एंड एबायोटिक। दूसरी बात यहां पे की गई है कि जो न्यूट्रिएंट का मूवमेंट हो रहा है थ्रू वेरियस कंपोनेंट, शुरुआत में मैंने बताया था, इधर लिखा था बायोटिक, इधर लिखा था एबायोटिक, तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग हो रही है, उसी चीज को या उसी मूवमेंट को हम लोग क्या कह देते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कह देते हैं। मैंने क्या बताया, द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के वेरियस कंपोनेंट के बीच में जो न्यूट्रिएंट का मूवमेंट हो रहा है, उसी चीज को हम लोग न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कह देते हैं। मतलब कैसे होता है, एक कार्बन साइकिल आपके टॉपिक में भी है, उससे भी मैं बता रहा हूं, तो आप अगली बात ध्यान से सुनना। जैसे सपोज करो मैं कार्बन साइकिल की बात कर ले रहा हूं, ये आपके सिलेबस में भी है। कार्बन साइकिल कैसे बायोटिक और एबायोटिक के बीच में जो है इसका मूवमेंट होगा। तो सपोज करो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी, एटमॉस्फेयर के अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी। अब वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई होगी, तो प्लांट के रेस्पिरेशन से, एनिमल के रेस्पिरेशन से, और दूसरा बेटा किसी कंबशन करने से, फॉसिल फ्यूल के, उसके अलावा डिकम्पोजिशन में डिकम्पोजर्स ने उस कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट कर दिया होगा। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट की गई वो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है गैसियस स्टेट में। अब उस गैसियस स्टेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन एक न्यूट्रिएंट है, एलिमेंट है, वो किस फॉर्म में अब गैसियस स्टेट में है। अब उस गैसियस स्टेट में से उसको सेडिमेंटरी स्टेट में लाने के लिए कौन क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स क्या कर देंगे, फोटोसिंथेसिस कर देंगे, और फोटोसिंथेसिस करके उस कार्बन को फिक्स कर देते हैं किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर या कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस कार्बन को दूसरे कार्बन कंपाउंड जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स उनके अंदर कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, इन प्लांट्स से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सकती है। कैसे रिलीज हो सकती है, या तो ये प्लांट अपना रेस्पिरेशन करे, तो रेस्पिरेशन करेंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी, या इन प्लांट्स का डिकम्पोजिशन होगा, या इनका डिकम्पोजिशन होगा तो भी डिकम्पोजर क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कर देंगे। मतलब किसी मॉलिक्यूल को जब ब्रेक डाउन किया जाएगा तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वहां पे ऑब्वियस सी बात है, कार्बन को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है, जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, तो जितने भी वहां पे कार्बन होते हैं, जैसे 6 कार्बन होते हैं ग्लूकोज में, तो 6 ही कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल वहां पे रिलीज होते हैं। तो अब ये फोटोसिंथेसिस कर लिया प्लांट ने, कार्बोहाइड्रेट बना दिया। अब इस कार्बोहाइड्रेट को कौन खाएगा, हमारे कंज्यूमर खा लेंगे। अब इन कंज्यूमर में हर्बीवोर मेनली होते हैं, लेकिन हर्बीवोर को कौन खाएगा, कार्निवोर खा लेगा। तो ये कार्बन जो था, जो पहले प्लांट में था, वो अब हर्बीवोर में आया, हर्बीवोर से कार्निवोर में चला गया, लेकिन वो मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे। बस इतना समझिएगा कि ये जो कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर फिर से रेस्पिरेशन करेगा, उस फूड को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करके फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा। और उसके अलावा अगर ये कंज्यूमर का डिकम्पोजिशन हो जाता है तो इसके डिकम्पोजिशन से फिर से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। सिमिलरली अगर ये प्लांट्स और ये कंज्यूमर्स हमारे क्या हो जाते हैं, बरी हो जाते हैं, जमीन के नीचे दब जाते हैं, दबने के बाद में इनका क्या हो जाता है, फॉसिलाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाएगा, फॉसिलाइजेशन हो जाता है। तो फॉसिलाइजेशन होने के बाद में ये फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। फॉसिल फ्यूल क्या होता है हमारा, फॉसिल फ्यूल होता है आपका जैसे कि कोल और पेट्रोलियम। अब ये कोल और पेट्रोलियम को आपने फिर से क्या किया, इनको कंबशन कर दिया, जला दिया। तो जब इन्हें जलाओगे तो इनके अंदर जो फिक्स कार्बन थी फिर से एटमॉस्फेरिक CO2 में आ गई। आ रही मेरी बात समझ में। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक या बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में, इसी चीज को क्या कहता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या बायो जियोकेमिकल साइकिल। मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी लोग। अब अगली बात ध्यान से सुनना। अब हमारी जो साइकिल्स हैं उन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होती है गैसियस साइकिल और दूसरी होती है सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल वो है जो गैसियस स्टेट में हो रही है,
जैसे कार्बन साइकिल गैसियस स्टेट में हो सकती है तो इसे गैसियस साइकिल कहेंगे। नाइट्रोजन साइकिल जो है वो आपकी गैसियस स्टेट में हो सकती है तो उसे हम लोग गैसियस साइकिल कहेंगे। और दूसरी होती है सेडिमेंट्री साइकिल, जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस कभी भी गैसियस स्टेट में नहीं आता, तो फास्फोरस साइकिल क्या हो गई, सेडिमेंट्री साइकिल हो जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो हमने अगली बात यहाँ पे ये करने वाले हैं इसके अंदर कि साइकिल्स कितने तरीके की हो सकती हैं। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल को गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल में करा हुआ है। सेडिमेंट्री साइकिल में हमारे जो अर्थ क्रस्ट के अंदर जिन न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर है उनकी अगर रिसाइकलिंग होती है तो उसे हम लोग सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। और रिजर्वायर अगर उसका एटमॉस्फेयर के अंदर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर के अंदर थी, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर 78% है, अगर गैसेस कंपोजिशन में देखें सबसे ज्यादा कौन है, नाइट्रोजन गैस ही तो है। तो अगर ऐसी होती है नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल होती है तो वो गैसियस साइकिल है। सल्फर और फास्फोरस साइकिल है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेडिमेंट्री साइकिल कहेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये है कि हमारे इन न्यूट्रिएंट साइकिलिंग को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं बेटा, जैसे सॉइल मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर, ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट का रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर, किससे, जो रिजर्वायर पूल होता है। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, हमारे दो तरीके के पूल हैं। पूल कौन कौन से हैं, एक है मेन रिजर्वायर पूल कहते हैं बेटा, ठीक है, रिजर्वायर पूल कहते हैं। रिजर्वायर पूल वो है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट ऑलरेडी बहुत अबंडेंस में है। और कौन है रिजर्वायर पूल, तो हमारा जो क्रस्ट है अर्थ का वो रिजर्वायर पूल है, उसमें वो सारे के सारे मिनरल न्यूट्रिएंट एलिमेंट पहले से ही प्रेजेंट है। तो इस रिजर्वायर पूल से न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाता है, पास किया जाता है किसके अंदर, साइक्लिंग पूल के अंदर, ठीक है, साइक्लिंग पूल के अंदर इसे भेजा जाता है। और साइक्लिंग पूल वो है जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रही है उसी को साइक्लिंग पूल कहते हैं, जिसमें एक्सचेंज हो रहा है लगातार। रिजर्वायर पूल कभी भी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग नहीं करता, ये केवल न्यूट्रिएंट को साइक्लिंग पूल में भेज देता है। और साइक्लिंग पूल में क्या होता है, हमारा मटेरियल का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है या एलिमेंट का मूवमेंट शुरू हो जाता है एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट के बीच में, और ये ही आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं। और एक बात और ध्यान रखना कि जो बायोस्फीयर के ऊपर ये न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो रही है, ये न्यूट्रिएंट कभी भी बाहर लॉस्ट नहीं होते, ना बाहर से कोई भी एलिमेंट को अर्थ में ऐड किया जाता, वो सब इसी अर्थ पे प्रेजेंट है और यहीं पे वो एक्सचेंज होते चले जा रहे हैं, ठीक है जी। अगली बात यहाँ पे बात क्या की गई है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगली बात यहाँ पे की गई है कार्बन साइकिल की। दो ही साइकिल हमें पढ़नी है, एक पढ़नी है आपको गैसियस साइकिल, गैसियस साइकिल है हमारी कार्बन, और दूसरी पढ़नी है सेडिमेंट्री साइकिल जो है हमारी फास्फोरस। कार्बन साइकिल का मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन अभी दिया था। अब इसे बताने से पहले आप एक चीज का ध्यान रखना कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे हम सभी लोग हैं, 49% हमारा डेराइवेट कार्बन है। मतलब हम लोग का मेन कंपोजिशन अगर किसी एलिमेंट का है तो वो कार्बन का है। और डेराइवेट का 49% क्या है, कार्बन है। और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं है, हमारी एटमॉस्फेयर में केवल 1% कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्रेजेंट है। जो मेजोरिटी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है 71%, वो हमारी बेटा किसके अंदर है, ओशन के अंदर है, वाटर के अंदर है। एक्वस एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा हमारी कौन है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो देखिए एटमॉस्फेयर में कितनी कार्बन है, 1%। किसी ऑर्गेनिज्म का डाइवेट कितना है, 49%। ओशन के अंदर कितनी डिसॉल्व है, 17%। और उसके अलावा जो बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे है बेटा, फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में, जो हमारी अर्थ के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे क्या है, हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो ये हमारी कार्बन की परसेंटेज हो गई कि इस अर्थ पे जितनी कार्बन है वो किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है। ओशन में सबसे ज्यादा, ओशन में सबसे मेजर है, उसके अलावा दूसरा फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में ज्यादा मेजर है, तीसरा वो एनवायरनमेंट के एटमॉस्फेयर के अंदर गैसियस स्टेट में बहुत कम है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे की गई है क्या, कि जो कार्बन साइक्लिंग हो रही है वो एटमॉस्फेयर, ओशियन और बेटा लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म के बीच में ही चलती जा रही है। अब कैसे जा रही है, देखो इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, इस डायग्राम से आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि जो मैंने डायग्राम अभी आपको समझाया था वो डायग्राम सबसे बेहतर डायग्राम है आपको समझने के लिए, वो डायग्राम सबसे बेहतर था जो अभी मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले। क्या समझाया, फिर से देखेंगे आप, देखिए
यहाँ पे मैंने बताया कि हमारी जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड थी, उस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले फिक्स कर दिया जा रहा है, उसको फिक्स कर दिया जा रहा है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और उससे कार्बोहाइड्रेट बना दी जा रही है। और उस फोटोसिंथेसिस के करने के बाद में उस प्लांट के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में प्रेजेंट थी, और वो प्लांट जब अपनी सेलुलर नीड के लिए एनर्जी बनाएगा तो रेस्पिरेशन होगा, वहां से भी CO2 रिलीज होगा, और वो CO2 फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ये प्लांट जब खत्म होंगे तो डेट्राइटस बनेगा, डेट्राइटस का फिर से डिकम्पोजिशन होगा, तो फिर से एटमॉस्फेरिक CO2 हमारे डिकम्पोजर्स रिलीज कर देते हैं। और उसके अलावा इस कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूमर्स खाएंगे, और वो कंज्यूमर रेस्पिरेशन करें या डिकम्पोजिशन करें, फिर से एटमॉस्फेयर में CO2 चली जाएगी। उसके अलावा ये और ये दोनों ही डेड होने के बाद में अगर फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं, तो फॉसिल फ्यूल बनने के बाद में कोल और पेट्रोलियम की फॉर्म में वो कार्बन फिक्स होगी, और जब भी आप इसे कंबशन करेंगे तो फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो यहीं पे देखो, डेड, लिविंग, डिकम्पोजर्स, सबके बीच में जो बार बार एक्सचेंज हो रहा है वही हमारी कार्बन साइक्लिंग है। और आप विश्वास मानिएगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में बायोस्फेयर में हर साल 4 × 10⁻13 kg कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर दिया जाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगली बात यही लिखी होगी, ठीक है। उसे बताने से पहले आपको ये बता देता हूं कि ये डायग्राम क्या कहना चाहता है। ये डायग्राम कहना चाहता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 प्रेजेंट थी, उस CO2 को सबसे पहले क्या किया गया, उस CO2 को फोटोसिंथेसिस द्वारा फिक्स कर दिया गया। इन प्लांट्स ने उसे फोटोसिंथेसिस किया और फिक्स कर दिया, और फिक्स करने के बाद में ध्यान से सुनना, इस प्लांट से डेट्राइटस खत्म हुआ। मतलब जब ये प्लांट खत्म हुआ, लेटर फॉल कह देते हैं, एक टर्म होता है लेटर फॉल। लेटर फॉल का मतलब होता है इस प्लांट की जो लीव है, बार्क है, स्टेम है, जब गिर जाती है तो लेटर बन जाता है। लेटर कहाँ पे एंटर करता है, डेट्राइटस पार्ट में एंटर कर जाता है वो, या डेट्राइटस फूड चेन में आ जाता है। तो डेट्राइटस फूड चेन में अगर डिकम्पोजर एक्शन ले रहे हैं उसके लेटर के ऊपर या डेट्राइटस के ऊपर, तो वो फिर से क्या कर रहे होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे होंगे। उसके अलावा इसको किसी हर्बीवोर ने खाया है, काऊ बनाई हुई है, तो जब ये काऊ ने खाया तो काऊ भी रेस्पिरेशन करेगी, और काऊ भी अगर मर जाएगी तो फिर से किसमें एंटर हो जाएगी, डेट्राइटस फूड चेन में, वहां से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। उसके अलावा अगर ये फॉरेस्ट फायर के कारण ये जल जाता है तो यहाँ से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हो। अब ये जब ये दोनों के दोनों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो मरे, तो वो क्या बन गए, ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस बनने के बाद में इन्हें फिर से गाड़ी के अंदर करा, तो वेहिकुलर इमिशन से फिर से हमारा कंबशन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप। और उसके अलावा हमारे जो ये है एक्वस एनवायरनमेंट है, तो एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, जो ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स हैं हमारे नीचे, और जो डिपॉजिट्स हैं, उनको फाइटोप्लैंक्टन और जो फिशेस हैं वो वहां से लेती हैं। इस तरीके से वो फूड चेन में ऐड हो जाता है। फूड चेन में आप चल रहे हो, एक न्यूट्रिएंट दूसरे, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, आपका जो कार्बन उसने लिया था, फाइटोप्लैंक्टन ने लिया था, पहले स्मॉल फिशेस में गया, उससे वो लार्ज फिशेस में गया, लार्ज फिशेस से उससे बड़ी लार्ज जो टॉप कंज्यूमर थी उसके अंदर चला गया। तो इस तरीके से कार्बन जो है वहां पे ट्रांसमिट हो रहा है। एंड फाइनली रेस्पिरेशन तो वो भी कर रहे हैं, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दे रहे हैं। तो ये जो पूरा एक साइकिल था, ये पूरा का पूरा बेटा हमारा कार्बन साइकिल कहलाता है। और मैंने आपको अभी बताया क्या, कि हमारा 4 × 10⁻13 kg कार्बन डाइऑक्साइड बायोस्फीयर में फोटोसिंथेसिस के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है एक साल में, एनुअली। ठीक है जी। और दूसरी बात की गई है कि जो हमारी एटमॉस्फेयर में मेजर CO2 आ रहा है वो रेस्पिरेशन के थ्रू आ रहा है, जो प्लांट्स और एनिमल्स हम लोग कर रहे हैं। मेजर CO2 कहां से आ रही है, इवॉल्व हो रही है, रेस्पिरेशन से हो रही है। और दूसरी बात यहाँ पे की जा रही है कि जो हमारे डिकम्पोजर्स किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, उन वेस्ट को प्रोसेस करते हैं, उसमें भी CO2 रिलीज होती है, और वही CO2 दोबारा यूज कर ली जाती है। ठीक है जी। और अगली बात यहाँ पे क्या की गई है, इन्होंने बोला है कि कुछ हमारी अमाउंट में जो फिक्स्ड कार्बन है वो सेडिमेंट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है और रिमूव हो जाती है सर्कुलेशन के दौरान, मतलब वो यूज नहीं की जा पाती, वो सेडिमेंट बन जाते हैं, और सेडिमेंट की फॉर्म में वो किसी जगह पे, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं अनअवेलेबल कार्बन के तौर पे प्रेजेंट रहती है।
ठीक है। और दूसरा यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और कहां से रिलीज हो सकती है, जब भी फॉरेस्ट फायर होगी, लकड़ी को जलाया जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर को कंबशन करेंगे, फॉसिल फ्यूल जलाएंगे या वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी, तो वहां से भी CO2 रिलीज होती है। ठीक है, तो ये हमारे सोर्सेस थे। कहां से आया, रेस्पिरेशन से आया, मेजर रेस्पिरेशन से आया, दूसरा किससे आया, डिकम्पोजिशन से आया, तीसरा कहां से आया, जितने भी हमने ऑर्गेनिक मैटर को जलाया या फॉसिल फ्यूल को जलाया वहां से आया। तो ये तीन सोर्सेस थे इसके, कार्बन डाइऑक्साइड के या कार्बन डाइऑक्साइड के इवॉल्व होने के। ठीक है, तो ये तो रही बात इसकी कार्बन साइकिल की। और इन्होंने एक छोटी सी बात को और ऐड कर दिया है कि ह्यूमंस का कार्बन साइकिल को किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी जो है इन्फ्लुएंस कर सकती है या अफेक्ट कर सकती है। तो जिस तरीके से हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन करने से क्या होगा, जो प्लांट्स हैं वो कम हो जाएंगे, और प्लांट्स का ही काम है क्या करना, कार्बन फिक्सेशन करना। तो कार्बन फिक्सेशन कम हो जाएगा, जिससे एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 है वो बढ़ जाएगी, और CO2 ज्यादा हो जाएगी तो प्लांट्स भी उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक CO2 ज्यादा लॉन्ग टर्म तक बढ़ने की वजह से प्लांट की जो कार्बन फिक्सेशन या फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। और उसके अलावा बेटा हम लोग जो फॉसिल फ्यूल बढ़ा रहे हैं वो क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 को ज्यादा रिलीज करवा रहा है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, और प्लांट्स भी कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन फिक्सेशन उतना नहीं हो सकता जितना नेचुरली पहले हो रहा था। ठीक है, ये तो रही बात इसकी। अब अगली बात है हमारी फास्फोरस साइकिल की। तो फास्फोरस साइकिल को शुरू करने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, फास्फोरस कहां पे प्रेजेंट था, हमारी बॉडी में कहां प्रेजेंट है, किस किस जगह पे इसकी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ये सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है फॉस्फोलिपिड। क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में फॉस्फेट हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, या फॉस्फोरस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। दूसरा बेटा हमारे नाइट्रोजन न्यूक्लिक एसिड में जो नाइट्रोजन वो आपका न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें लगी होती हैं। कौन कौन सी होती है, एक तो शुगर रिंग होती है या शुगर बैकबोन होती है, उसके साथ में नाइट्रोजन बेस होता है, और तीसरा कौन होता है, फॉस्फेट लगा होता है। तो फॉस्फेट दूसरा कहां पे, न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट है। हमारा पूरा एंटायर एंडोस्केलेटन बोन्स सारी की सारी किसकी बनी हुई है, फास्फोरस की और कैल्शियम, 2 चीजों की बनी हुई है। और उसके अलावा बेटा शेल्स जो होते हैं एनिमल के, वो किसके बने हुए हैं, फास्फोरस के बने हुए हैं। और उसके अलावा हमारी बॉडी में टीथ जो है फास्फोरस का बना हुआ है। तो फास्फोरस कहां कहां रिक्वायर्ड है, तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। फास्फोरस मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे कहां है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट है, सेलुलर एनर्जी। अच्छा, एटीपी के अंदर 3 फॉस्फेट लगे होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, तीनों फॉस्फेट का फास्फोरस की फॉर्म ही तो है। तो वहां पे भी फास्फोरस ऑलरेडी प्रेजेंट है, और फॉस्फेट फॉस्फेट बॉन्ड की फॉर्म में ही हमारी एनर्जी स्टोर होती है। जब वो बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है जी, हाई एनर्जी बॉन्ड कहते हैं उन्हें हम लोग। और दूसरा, एनिमल की बॉडी में फास्फोरस कहाँ है, शेल में है, जो बोन्स में है, और टीथ के अंदर प्रेजेंट है। ये तो रही बात फास्फोरस की। अब फास्फोरस साइकिल कार्बन साइकिल से बहुत ज्यादा इजी है। कैसे इजी है, तो ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ पे ये एनसीईआरटी का एक बड़ा सा डायग्राम तो नहीं है, बहुत छोटा डायग्राम है, इसे दिया हुआ है। इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश करना। बेटा मैंने आपको बताया कि आपका जो रिजर्वायर पूल है वो कौन है, रॉक्स या अर्थ क्रस्ट में जो रॉक मिनरल्स हैं। तो रॉक मिनरल में वो फास्फोरस पहले से ही प्रेजेंट थी। अब उस फास्फोरस को क्या किया गया, सपोज करो ये जो रॉक मिनरल है इनकी वेदरिंग कर दी गई। क्या कर दी गई, वेदरिंग। अब वेदरिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। वेदरिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई रॉक है वो ऑल्टरनेटिवली ठंडा हुआ और हीट हुआ तो रॉक टूट जाता है। ठीक है, कोई बैक्टीरिया या डिकम्पोजर उसके ऊपर एक्ट करने लग जाए, जैसे हमने सक्सेशन पढ़ा था, सक्सेशन में कौन था, लाइगन ने एसिड्स को रिलीज करके रॉक्स को डिसॉल्व करवा दिया था। तो ये सारे मेथड हैं जिनसे क्या होता है बेटा, वेदरिंग होती है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। तो सॉइल फॉर्मेशन होने पे क्या हुआ, उसमें जो फास्फोरस रॉक मिनरल की फॉर्म में पहले से प्रेजेंट था उसको वेदरिंग करवा के सॉइल सॉल्यूशन में, सॉइल सॉल्यूशन मतलब सॉइल में पहुंचा दिया गया। अब वो सॉइल में हमारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, मतलब फास्फोरस पहले से प्रेजेंट है। अब सॉइल से कौन वहां पे ग्रो करेगा, प्लांट्स ग्रो करेंगे। और आप जानते हो कि प्लांट्स की रूट्स क्या कर सकती हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। अब प्लांट्स ने क्या किया, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया, और वो पहुंच गए किसके पास में, प्रोड्यूसर के पास में, एब्जॉर्ब करने के बाद। अब ध्यान से सुनना, अब प्रोड्यूसर को खाया कंज्यूमर, तो वो फास्फोरस जो पहले
प्रोड्यूसर में था वो किसके पास पहुंच जाएगा, कंज्यूमर के पास पहुंच जाएगा। और दूसरा, जो प्रोड्यूसर था उसकी लीव्स भी गिरेंगी, उसकी बार्क भी गिरेगी, वो प्लांट भी डेड होगा, तो उस चीज को कहते हैं लिटर फॉल होना। तो जब लिटर फॉल होगा इसका, उसका डिकम्पोजिशन होगा, और जब डिकम्पोजिशन होगा वो फिर से सॉइल सॉल्यूशन में आ जाएगा। और इसी तरीके से जब कंज्यूमर मरेगा उसका भी डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन किस चीज का होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या कहते हैं, डेट्राइटस। क्या कहते हैं, डेट्राइटस। तो डेट्राइटस हमारा कहां पे भी हो सकता है, प्लांट की जो भी पार्ट है डेड पार्ट वो डेट्राइटस है, दूसरा एनिमल की डेड बॉडी है वो डेट्राइटस है, उसके अलावा जो फीकल मैटर होता है किसी भी एनिमल का वो भी क्या कहलाता है, डेट्राइटस ही कहलाता है। तो इस डेट्राइटस को फिर से डिकम्पोजिशन करके जो फास्फोरस था वो वापस सॉइल सॉल्यूशन में आ जाएगा, और सॉइल सॉल्यूशन से फिर से वो हमारा वहां पे चला जाता है, प्रोड्यूसर में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे बेटा गैसेस स्टेट में कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे गैसेस स्टेट में कोई भी चीज का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ थोड़ा सा रन ऑफ हो गया है। रन ऑफ का मतलब समझते क्या होता है, रन ऑफ का मतलब है कि जो सॉइल के अंदर था उस सॉइल से उस न्यूट्रिएंट पानी के साथ या पानी के भाव के साथ वाटर बॉडी के अंदर चला गया, उसे कहते हैं हम लोग रन ऑफ होना। कैसे होगा अभी बताता हूँ, उसका भी डायग्राम है। ठीक है, आपको जो याद रखनी है कार्बन साइकिल जो मैंने बनाई थी उसको याद रखना है, और फास्फोरस साइकिल ये याद रखनी है, बहुत इजी है। यही दो साइकिल है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, दोनों इजी है। ठीक है, तो अगली बात ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या बताया कि जो जो नेचुरल रिजर्वायर होते हैं, जो नेचुरल रिजर्वायर हैं किसके, फास्फोरस के, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, रॉक्स, रॉक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। और दूसरा बेटा जब भी रॉक को वेदर किया जाएगा तो उसमें से माइन्यूट छोटी अमाउंट में फॉस्फेट को सॉइल सॉल्यूशन में डिसॉल्व करवा दिया जाता है, और उसके बाद उसको कौन एब्जॉर्व कर लेगा, प्लांट्स एब्जॉर्व कर लेंगे। प्लांट्स को कौन खाएगा, हर्बीवोर। हर्बीवोर को कौन खाएंगे, अदर एनिमल्स। तो ऐसे ही वो जो प्लांट ने सॉइल सॉल्यूशन से एब्जॉर्व किया था वही फास्फोरस या फॉस्फेट ट्रांसफर होता चला जाएगा। उसके अलावा बेटा डिकम्पोजिशन जब डेट्राइटस होता है तो वहां पे एक बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें कहा जाता है फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, जो फॉस्फेट किसी डेट्राइटस के अंदर प्रेजेंट था उसको फिर से सॉइल में सोल्यूबलाइज करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है या डेड ऑर्गेनिज्म है जिसको डिकम्पोज किया जाएगा फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया द्वारा, वो क्या करेंगे, उसमें जो फास्फोरस पहले से प्रेजेंट थी उसको रिलीज करवा दिया जाएगा किसके अंदर, सॉइल के अंदर। जैसे कोई एनिमल मर गया, उसकी बोन और टीथ में है, उसकी जो सेल की मेम्ब्रेन थी उसमें फॉस्फेट था, तो उस सारे फॉस्फेट को वापस सॉइल सॉल्यूशन में ऐड करवा दिया जाएगा, किसके द्वारा, इन्हीं के द्वारा। ठीक है जी। अगली बात ध्यान से सुनना बेटा फास्फोरस साइकिल की, ये बात जो मैं बताना चाह रहा था रन ऑफ। देखो ये था आपका रॉक, इसी रॉक की वेदरिंग कर दी गई, वेदरिंग करने के बाद में सॉइल के अंदर उसको कर दिया, प्लांट्स ने उसको एब्जॉर्ब किया, प्लांट को किसी एनिमल ने खाया, प्लांट भी मर गया, एनिमल भी मर गया, डिकम्पोजर ने फिर से फॉस्फेट को सॉइल में मिला दिया या सॉइल सॉल्यूशन में मिला दिया। उसके अलावा यहाँ पे क्या कर दी गई, एग्रीकल्चर करी गई, उसमें एग्रीकल्चर में या फार्मिंग में जो थोड़ा बहुत उसके अंदर फॉस्फेट था वो पानी के साथ बह के पानी के इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया वाटर बॉडी के अंदर। वाटर बॉडी के अंदर डिसॉल्व फॉस्फेट है, उसको फिर से जो वहां के प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो एक्वेटिक कंडीशन में रहते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे या उसे खा लेंगे या उनकी फूड चेन में वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फिर वो मरेंगे, फिर उनका डेट्राइटस बनेगा, डेट्राइटस बनने के बाद फिर से डिकम्पोजर उन्हें खाएंगे, फिर से वो रॉक्स के अंदर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारी क्या हो रही है बेटा, फास्फोरस की साइकिलिंग हो रही है। अब इन दोनों साइकिल में, दोनों में बहुत अलग डिफरेंस आपको पता होगा। कार्बन साइकिल क्या थी, कॉम्प्लेक्स थी, बहुत सारे स्टेप्स थे। फास्फोरस साइकिल कॉम्प्लेक्स नहीं थी, छोटी सी। अभी देखिए हमने कार्बन साइकिल के अंदर कितने सारे स्टेप्स पढ़े। तो पहला पॉइंट यही है कि कार्बन साइकिल के अंदर एटमॉस्फेरिक इनपुट जो होता है, अच्छा एक तो कॉम्प्लेक्स होती है, दूसरा एटमॉस्फेरिक इनपुट जो होता है वो काफी ज्यादा हायर होता है। एटमॉस्फेरिक इनपुट का मतलब है गैसियस स्टेट की बात चल रही है यहाँ पे, तो एटमॉस्फेरिक CO2 ज्यादा आएगी, और यहाँ पे फास्फोरस कोई गैसियस स्टेट में है ही नहीं, तो गैसियस इनपुट वहां पे बहुत कम होगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे की गई है कि जो एनवायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में गैसेस एक्सचेंज है वो कार्बन साइकिल में हो सकता है, लेकिन फास्फोरस का गैसेस एक्सचेंज बिल्कुल नहीं है। कोई भी फॉस्फेट की गैस हमने ना रिलीज करते हैं, ना हम लेते हैं, ना कोई प्लांट लेता है। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस था। तो ये तो रही बात आपकी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की। और अब एक आपका बहुत छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसे कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। अब इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में सुनिएगा मेरी बात। देखिए
इकोसिस्टम से आपको पता नहीं कितनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं। सबसे पहली चीज आपको इकोसिस्टम से क्या मिल रही है बेटा, आपकी जो एयर है और वाटर है दोनों को ही इकोसिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट प्यूरिफाई कर रहा है। मतलब आपने रिवर गंगा के बारे में सुना है? सुना है? तो गंगा के बारे में आपने क्या सुना है कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता? नहीं होता ना। हम सब लोग गंगा जल रखते हैं अपने घर में, क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर कुछ इस तरीके के बैक्टीरिया हैं जो खुद से सेल्फ प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं उस वाटर का, इसलिए वो पानी कभी डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए वो पानी कभी सड़ता नहीं, ना उसमें बदबू आती है ज्यादा। पॉल्यूशन की वजह से अलग कारण है, लेकिन अगर नेचुरल रिवर वाटर लोगे, आप हरिद्वार से पहले चले जाओ और वहां से पानी भर के ले आओ, आप उसे कई साल तक स्टोर करके रखो, पानी के अंदर कोई भी बदबू नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका सेल्फ प्यूरिफिकेशन करने के लिए उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एयर को कैसे प्यूरिफाई करना है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एयर का प्यूरिफिकेशन कैसे हो सकता है? प्लांट्स कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, O2 रिलीज कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या हो रहा है? प्यूरिफाई कर रहे हैं एयर और वाटर को बेटा। ठीक है, और क्या होते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज? जो भी प्रोडक्ट हमें इकोसिस्टम प्रोसेस से मिल रहे हैं वही सब इकोसिस्टम सर्विसेज है। मतलब जो भी बेनिफिट हमें इकोसिस्टम दे रहा है वो सारे के सारे इकोसिस्टम सर्विसेज में आते हैं। उसके अलावा बेटा मिटिगेट ड्रॉट एंड फ्लड, इस बात को बायोडाइवर्सिटी से मैं जोड़ दे रहा हूँ। तो मैंने बायोडाइवर्सिटी में एक पॉइंट पढ़ाया था, मैंने बताया था कि जिस जगह पे भी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा रिच होती है, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स ज्यादा रिच होते हैं, वो जगह एनवायरमेंटल परचर्बेशंस, एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस से ज्यादा रेजिस्टेंट और रिसेलिएंट होती है। रेजिस्टेंट का मतलब कि उस जगह पे फ्लड और आपका जो ड्रॉट है ऐसी कंडीशन आएगी नहीं, और अगर आएगी भी तो रिसेलिएंट का मतलब होता है, रिसेलिएंट का मतलब होता है कि अगर वहां पे फ्लड से इफेक्ट हुआ उसके बाद में वहां की जो प्लांट और एनिमल स्पीशीज जल्दी रिवाइव कर जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब होता है रिसेलिएंट। मतलब रिसेलिएंट का मतलब है खत्म होने के बाद फिर से उभरना, ठीक है, रिकवरी होना, उसे रिसेलिएंट कहते हैं। तो हमारा जहां पे भी इकोसिस्टम ज्यादा अच्छा है तो इकोसिस्टम हमारे लिए क्या कर रहा है बेटा, ड्रॉट और फ्लड से बचा रहा है हमें। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग अभी पढ़ा, ठीक है, किस तरीके से कर रहा है, वो भी इकोसिस्टम में अपने आप हो रहा है। बेटा फर्टाइल सॉइल को बनाया जा रहा है, कैसे फर्टाइल सॉइल बनाई जाएगी? डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन करके। डिकम्पोजिशन हमने 4 कंपोनेंट पढ़े थे। सबसे पहला पढ़ा था कौन सा? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के बाद पढ़ा था डिकम्पोजिशन, तीसरा पढ़ा था हमने क्या? एनर्जी फ्लो, और चौथा पढ़ रहे हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है? फर्टाइल सॉइल तो बनाई जा रही है, डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं? फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, जितने भी प्लांट्स और जो हमारे ट्रीज हैं जो बड़े डेंस फॉरेस्ट बनाते हैं, वो जितने भी तरीके के एनिमल्स में हर्बीवोर, कार्निवोर या सेकेंडरी कार्निवोर या टर्शियरी कार्निवोर, उन सबको रहने के लिए जगह देते हैं। उसके अलावा बेटा बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने का काम करता है, हमारी क्रॉप्स के लिए पॉलिनेटर्स प्रोवाइड करता है, स्टोरेज ऑफ कार्बन प्रोवाइड कर रहा है, और उसके अलावा एस्थेटिक, कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यू। अब ये सब कहां से आया? तो याद करिए, मैंने आपको 3 रीजंस पढ़ाए थे कि क्यों बायोडाइवर्सिटी को हमें बचाना चाहिए। तो उसमें पहला बताया था मैंने आपको नैरोली यूटिलिटेरियन, फिर बताया था ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। तो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन के अंदर मैंने कुछ रीजंस दिए थे। मैंने उसमें बताया था आपको कि ऑक्सीजन मिल रही है, दूसरा रीजन दिया था मैंने आपको पॉलिनेशन हो रहा है, और तीसरा बताया था आपका एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है बेटा जो चीजें इंटेंजिबल होती हैं। इंटेंजिबल का मतलब जैसे आपके लिए आपके परिवार के मेंबर, आप कितने ही पैसे में आप उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिप्लेस देम बाय मनी। ठीक है, ऐसे ही वो चीजें जो पैसे से ना खरीदी जा सके, जो पैसे से ना खरीदी जा सके, वो है एस्थेटिक प्लेजर। एस्थेटिक प्लेजर आपको नेचर ही दे सकता है, वो किसी भी आपको नेचुरल आर्टिफिशियल कंडीशन कितनी भी आप कर लीजिए, कितना ही आप पैसा खर्च कर लीजिए, आप ऐसी कंडीशंस को तैयार नहीं कर पाएंगे, किसी कीमत पे नहीं कर पाएंगे। जो प्लेजर आपको नेचर देगा वो आपको नेचर ही दे सकता है, उसके अलावा कहीं से आपको वो नहीं मिलेगा। दूसरा कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यू। कल्चरल वैल्यू में आपने देखा होगा, स्पिरिचुअल वैल्यू की बात कर रहे हैं तो मंदिरों में फूल चढ़ाते हैं, हम लोग फूल चढ़ाते हैं, और अभी अगला महीने में 14 तारीख की डेट आ रही है तो उसमें स्पेशल फूलों का आदान प्रदान होता है, आपको पता होगा। ठीक है, अभी तक मैं किसकी बात कर रहा है? ठीक है बेटा, तो इसके अलावा आपने शादियों में देखा होगा लोग फूलों की माला पहनाते हैं एक दूसरे को, किसी का स्वागत करते हैं तो फूलों, तो वो हमारी कल्चरल चीजें हैं। स्पिरिचुअल का मतलब है क्या कि हम पूजा पाठ करने जा रहे हैं, तो आप देखिए कृष्ण भी जाते हैं तो वो फूल वूल लेके जाते हैं, किसी को कोई मर गया वहां पे फूल चढ़ा देते हैं। ठीक है,
हम भी करते हैं भगवानों के साथ में ऐसा। तो ऐसा ही ये क्या है, स्पिरिचुअल वैल्यू है। कल्चरल वैल्यू में आ जाता है, जैसे हम लोग जो फूलों की माला एक दूसरे को पहना रहे हैं, जो शादियों में पहनाई जाती है, उसके अलावा फूलों को दिया जाता है, एक दूसरे को देते हैं लोग, तो वो सब सारी चीजें क्या है बेटा, हमारी कल्चरल और कल्चरल वैल्यूज में आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर नेचर ना होता तो आप सपोज करो 14 फेब पे क्या देते, ठीक है, लोग वरमाला पे क्या पहनाते, तो नेचर हमें दे रहा है वो सारी चीजें कि आप कोई चीज ले सके और दे सके। ठीक है, तो नेचर नहीं होगा तो फूल नहीं मिल पाएंगे आपको। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? मैक को बहुत देर में समझ में आया, अब कह रही है अच्छा, ठीक है, अब कह रही है अच्छा, बहुत स्लो प्रोसेसर है बेटा। खैर मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनो बेटा, मेरी बात सुनो, देखो एक दूसरे को कैरेक्टर एसेसिनेशन मत करो ठीक है, एक दूसरे की इज्जत उछलना चालू कर देते हो तुम लोग, ऐसा ऐसा काम नहीं करना चाहिए, है ना। सभी लोग अच्छे हैं, तुम लोग, मैं तो मजाक में कहा था, मेरे से गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई, ठीक है, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने बोला तुम उस बात के ऊपर डिबेट कर सकते हो, मुझे डिबेट नहीं करना, मुझे चैप्टर खत्म करना है। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा। हाँ, अब इकोसिस्टम सर्विसेज में ये पर्सन है जो देख पा रहे होंगे आप, स्माइलिंग फेस, इनका नाम है रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। इनका नाम मैंने पहले भी लिया है, पहले भी लिया, बायोडाइवर्सिटी जब पढ़ा रहा था। तो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उनके कलीग्स ने मिलके क्या किया, उन्होंने मिलके इकोसिस्टम सर्विसेज को प्राइस टैग दिया कि अगर सॉइल फॉर्मेशन होगी, अगर हम पैसे में करेंगे तो सॉइल फॉर्मेशन करने में इतना पैसा खर्च हो सकता है, पॉलिनेशन अगर हम पैसे से करवाएंगे, ह्यूमन से करवाएंगे तो पॉलिनेशन करने में इतना पैसा खर्च होगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हम खुद करेंगे तो कितना पैसा खर्च होगा। तो हर चीज को इन्होंने क्या कर दिया, पैसे में प्राइस टैग लगा दिया। मेरी बात समझ पा रहे हो, प्राइस टैग लगा दिया। तो इन्होंने क्या बताया कि प्राइस टैग लगाने के बाद जो बायोस्फीयर हमें एनुअली दे रहा है उसकी कॉस्ट निकाली गई, वो थी यूएस डॉलर में 33 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स नेचर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। और जो पूरे एंटायर बायोस्फीयर, मतलब इस पूरी धरती में जो पूरी जीएनपी है, ग्लोबल नेट प्रॉफिट है पूरे अर्थ का, वो केवल कितना है, 18 ट्रिलियन है। मतलब जस्ट डबल, जितना आप पैसा पूरी धरती के लोग मिलके एक साल में बना पाते हैं, उससे डबल आपको फ्री में नेचर दे रहा है। बात समझ पा रहे हो आप? जितना लोग पैसा बना रहे हैं इस पूरी धरती में अलग अलग काम करके, उससे डबल अमाउंट में नेचर हमें फ्री में दे रहा है। और उसको भी इन्होंने प्राइस टैग दे दिया है। इन्होंने क्या करा है, इन्होंने बताया उसको भी, मतलब जैसे होता है ना, बजट को बांट दिया जाता है, इतने परसेंट इस पे खर्च होगा, इतने परसेंट इस पे खर्च होगा। तो सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होने वाला है वो है सॉइल फॉर्मेशन में, क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन बेटा मिलियन ईयर का प्रोसेस है। सॉइल फॉर्मेशन जो हुआ है ना, वो कई मिलियन ईयर में हो सकता है, और उसको ह्यूमन करना चाहे ना तो पता नहीं कितना लंबा समय लगेगा और पता नहीं कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो इस टोटल जो खर्च बताया उन्होंने 33 ट्रिलियन डॉलर का, उसमें से 50% तो हमारा किसमें खर्च हो जाएगा, सॉइल फॉर्मेशन में हो जाएगा। उसके अलावा 10% किसमें हो जाएगा, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और रिक्रिएशन। मतलब एक चीज को जो रिक्रिएशन का मतलब है, जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो रही है ना, वो रिक्रिएशनल चीजें हैं, मतलब एक चीज को दूसरी जगह यूज किया जा रहा है, दूसरी जगह को तीसरी जगह यूज किया जा रहा है। ये सारी चीजें होने में कितना, 10% खर्च हो जा रहा है। और उसके अलावा 6% क्लाइमेट रेगुलेशन, जो हमारे क्लाइमेट रेगुलेट करते हैं हमारा इकोसिस्टम हमारे लिए, उस चीज में हैबिटेट वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोवाइड करने में 6% खर्च कर दिया गया। तो 50 प्लस 10 और प्लस 6, 66% तो बताया है। बाकी जो बचा हुआ 34% है उसको अलग अलग चीजों में बांट दिया जा सकता है, उसको आपको याद नहीं करना है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो यहाँ पे बात क्या की गई है, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड हिज कलीग हैज ट्राइड टू पुट प्राइस टैग ऑन नेचर्स वाइल्ड सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया, हाँ उन्होंने एक लगभग एस्टिमेट बनाया, ऐसा तो नहीं है कि रियली वैल्यू दे सकते हैं, एस्टिमेशन लगाया उन्होंने कि अगर ह्यूमन करेगा तो कितने पैसे में करेगा इस काम को, या इसमें कितनी टेक्नोलॉजी खर्च होगी, उसमें कितना पैसा खर्च होगा, वो सारी चीजों को इन्होंने कैलकुलेट करके ये सारी वैल्यूज दी है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि रिसर्चर्स हैव पुट एन एवरेज प्राइस टैग ऑफ US $33 ट्रिलियन
अ ईयर ऑन फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विसेज, मतलब जो सारी इकोसिस्टम सर्विसेज थी ना, उन सब में $33 ट्रिलियन खर्च हो सकता है अगर आप अपनी पॉकेट से सारे काम को करना चाहो तो। ठीक है जी। और इसमें से बताया कि ये जो जो हमें नेचर कर रहा है ये जस्ट ट्वाइस है ग्लोबल ग्लोबल ग्रॉस नेट प्रॉफिट जीएनपी के कितना $18 ट्रिलियन से जस्ट डबल है। जस्ट डबल तो नहीं कह सकते हो, $3 ट्रिलियन थोड़ा सा कम है, लेकिन जस्ट डबल मान सकते हो आप। उसके अलावा ये टोटल कॉस्ट में सॉइल फॉर्मेशन में कितने 50% पैसे खर्च होंगे। उसके अलावा सर्विसेज में जैसे आपकी रिक्रिएशन में और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में लेस देन 10% जो है पैसा खर्च होने वाला है। उसके अलावा बेटा क्लाइमेट रेगुलेशन में और हैबिटेट और वाइल्ड लाइफ को तैयार करने में 6% आप जो है वहां पे उस कॉस्ट को बांट सकते हो। तो ये आपका चैप्टर था और अब ये कंप्लीट हो चुका है, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है और मेरे हिसाब से अब आपको कहीं पे कोई डाउट या परेशानी या कुछ हो तो आप बता सकते हैं। रिकॉर्डिंग सारी अवेलेबल है ऐप के ऊपर, कहीं कोई छूट गया हो तो आप बता दीजिएगा।